Hello everyone, myself Manish. Today here we start BSc first year physics paper chapter number 1. ये जो लेक्चर है ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है और ये पहला लेक्चर है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। मैं इसमें चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है गति का नियम तथा निर्देश फ्रेम। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग क्या है? गति का नियम तथा निर्देश फ्रेम। ठीक है, इंग्लिश में लॉ ऑफ मोशन एंड रेफरेंस सिस्टम। तो देखो, गति का नियम बेसिकली तुम लोग सब पढ़ चुके होगे 11th-12th में। यहाँ पे स्टार्टिंग में गति के नियम वगैरह जो है वो बहुत मतलब पढ़ ही चुके रहते हैं लगभग लोग। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बता दूंगा, ज़्यादा नहीं खींचूँगा। बाकी जो काम का आगे का जो वो रहेगा, टॉपिक रहेगा, उसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करके बता देता हूँ। तो देखो, गति का नियम क्या होता है, उससे पहले जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, कोई भी वस्तु होती है, उसमें एक अंतर्निहित गुण पाया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो अपने स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी। ठीक है, कोई वस्तु गतिशील है तो वो अपनी गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण मेनली होता है जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया। जैसे किसी वस्तु में जड़त्व पाया जाता है, ठीक है, तो वो अपनी स्थिति में चेंजमेंट का विरोध करती है। ठीक है, और जड़त्व क्यों पाया जाता है? मेनली उसका कारण होता है जड़त्व का मास। ठीक है, मास जिसका जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा जड़त्व पाया जाता है। ठीक है, छोटी वस्तु रहेगी तो उसका मास भी बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, मास छोटा रहेगा तो उसमें जड़त्व भी बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, बड़ी वस्तु है तो उसका मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा है तो उसमें जड़त्व भी का मान भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गति का नियम किसने दिया था आप लोग सबको मालूम होगा। ठीक है, न्यूटन ने दिया था। स्टार्टिंग में गैलीलियो ने व्याख्या किया था, लेकिन दिया किसने था? न्यूटन ने दिया था। जो कि 3 नियम होते हैं गति के। ठीक है, कौन कौन से? पहला, गति का पहला नियम, इसको जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, सेकंड नियम क्या था? गति का द्वितीय नियम, या उसको बल का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, उससे हम लोग बल का फार्मूला निकाल सकते हैं। तीसरा था गति का तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला था गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, गति का प्रथम नियम। इसको और क्या बोलते हैं? या जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इसको तो लिख सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखो, आप सबको मालूम ही होगा गति का प्रथम नियम क्या था। कोई वस्तु जैसे स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। ठीक है, और कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वो उसी दिशा में ही, उसी वेग से हमेशा गतिशील रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ये गति का प्रथम नियम का कथन था। ठीक है, अगर गणितीय रूप में इसको लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? यदि F = 0 है तब क्या हो जाएगा? A = 0 हो जाता है। A क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब भी समझ सकते हो। जैसे किसी वस्तु में हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसमें बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है, तो वो हमेशा उसी अवस्था में रहेगी, मतलब उसको वेग में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन को त्वरण बोलते हैं। तो यदि किसी वस्तु में हम लोग फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तो उसमें त्वरण भी का मान 0 होता है। ठीक है, स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गतिशील रहेगा तो वो हमेशा उसी दिशा में ही गतिशील रहती है। ठीक है, गति का पहला नियम था। गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि गति के प्रथम नियम में हम लोग जड़त्व का परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जड़त्व का परिभाषा कैसे डिफाइन किए? जड़त्व मेनली क्या होता है? अपनी स्थिति में जो परिवर्तन करता है उसका विरोध करती है। ठीक है, तो प्रथम नियम भी सेम उसी बात को ही बोलता है कि उसी स्थिति में ही रहेगी। गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, स्थिर अवस्था है तो स्थिर ही रहेगी। ठीक, इसलिए इसको जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। और गति के प्रथम नियम से हम लोग बल का भी परिभाषा हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? बल क्या होता है? जैसे किसी वस्तु का जितना मास रहेगा, ठीक है, उसमें उतना ज़्यादा जड़त्व पाया जाता है। और बल मेनली क्या होता है? बल वो कारक होता है जैसे कि अपने स्थिति में जो चेंज कर देता है उसको बल बोला जाता है। ठीक है, गतिशील को यदि स्थिर अवस्था में कर दे तो वो बाह्य बल जो लगाए रहेंगे वो बल कहलाएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, उस पर हम लोग कुछ बाह्य कारक लगा रहे हैं तो उसके
स्थिर अवस्था चेंज करके गतिशील अवस्था में हो जाती है ना, तो वो भी जो बाह्य कारक लगा रहे हैं वो बल कहलाता है। ठीक है, तो गति के प्रथम नियम से हम लोग बल की भी परिभाषा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जैसे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है, गतिशील को स्थिर कर देगा या स्थिर को गतिशील कर देता है। ठीक है, तो ये गति का प्रथम नियम हो गया। इसके बाद है गति का द्वितीय नियम। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या है। गति का द्वितीय नियम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, या बल का नियम। ठीक, तो ये क्या है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को समझने के लिए आपको मतलब दैनिक जीवन में भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कोई एक हल्की वस्तु है जो कि स्थिर अवस्था में है। ठीक है, मान लो एक साइकिल है, वो खड़ी हुई है, उसको यदि हम लोग को गतिशील अवस्था में लाना है, ठीक है, तो बाह्य बल लगाएंगे। ठीक है, अब बल का मान ज़्यादा अधिक नहीं होगा क्योंकि वो वस्तु जो है वो बहुत ही हल्की है। ठीक है, तो उसको उसमें हम लोग बल लगाएंगे तो उसका मान कम होगा, वो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आगे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि उसके जगह में मान लो कोई एक ट्रैक्टर है, ठीक है, वो खड़ी हुई है, उसको हम लोग गतिशील अवस्था में ले जाना है, तो उसमें क्या होगा, साइकिल के अपेक्षा में बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बल का मान है वो वस्तु के द्रव्यमान पर, मास पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि मान लो कोई सामने से हल्की वस्तु आ रही है, उसको रोकने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो सामने से साइकिल आ रही है, ठीक है, चलते हुए, तो उसको रोकने के लिए थोड़ा सा हम लोग ऐसे करके रोकेंगे तो वो रुक जाएगा। ठीक है, मान लो उसकी जगह हमें एक कार आ रही हो या ट्रैक्टर आ रही होगी, ठीक है, ट्रक आ रही होगी, तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करें, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बल का जो मान है वो पहला वस्तु के वेग पर भी डिपेंड कर रही है और दूसरा मास पर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में मास पर डिपेंड कर रही है, हल्की वस्तु है तो आराम से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि भारी वस्तु है तो वो उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसलिए वो मास पर डिपेंड कर रही है। सेकंड वाले में वेग पर भी डिपेंड कर रही है, यदि वस्तु का वेग बहुत धीरे है, ठीक है, धीरे स्पीड, साइकिल जो है धीरे स्पीड से आएगी तो उसको रोकने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ेगा कंपेयर टू कार बहुत स्पीड से आएगी। ठीक है, उसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी वस्तु में जब हम लोग बल लगा रहे हैं तो वो जो बल है वो दो चीज़ पर डिपेंड कर रही है, पहला द्रव्यमान पर डिपेंड कर रही है, दूसरा वेग पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो न्यूटन ने इसी बात को ही अपने गति के द्वितीय नियम में रखा। ठीक है, तो दोनों को दर्शाने के लिए उसने अलग अलग ना लिख के सीधा उसको संवेग का नाम दे दिया। तो संवेग मेनली क्या हो गया, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों के गुणनफल को उसने संवेग बोला। ठीक है, मान लो किसी वस्तु का मास जो है m है, ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, उसका वेग क्या है, v है, तो हम लोग संवेग मोमेंटम को क्या कैसे लिख सकते हैं, p से। ठीक है, क्या हो जाएगा, mv। तो उसने अलग अलग ना बोल के दोनों को एक ही इंटू करके मल्टीप्लाई करके सीधा संवेग बोल दिया, मोमेंटम बोल दिया। ठीक है, अब इसका यूज़ उसने अपने गति के द्वितीय नियम में किया। ठीक है, कैसे यूज़ किया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो उसने गति के द्वितीय नियम में क्या बोला, किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन है, ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उसमें लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या बोला, अगर मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, गणितीय रूप में किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन मतलब dp/dt, वो क्या बोला, उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये जो था गति का द्वितीय नियम का वो था मैथमेटिकली रूप में। ठीक है, यदि हम लोग कांस्टेंट चिन्ह इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, F = k/d/p/dt। ठीक है, और यहाँ से मैं P को क्या लिख सकता हूँ, तो k/d/m/v। ठीक है, ये लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा dt। ठीक, k क्या है, यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, और p मोमेंटम है जिसको मैं mv लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, m जो है
वस्तु का मास है, ठीक है, तो उस जो कि वस्तु का मास फिक्स रहेगा, ठीक है, तो उसको मैं बाहर ले सकता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k और बाहर में क्या आ जाएगा m और ये हो जाएगा dv/dt, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस ये करना कि वस्तु का मास को हम लोग तभी कांस्टेंट लेंगे जब हम लोग नॉन रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, अनापेक्षिकी वेग की बात कर रहे हैं। रिलेटिविटी में ऐसा बाहर नहीं ले सकते, उसमें मास को हम लोग कांस्टेंट नहीं ले सकते। जैसे कि अपना रॉकेट नोदन वाला जो हम लोग टॉपिक करेंगे उसमें क्या होता है, जो मास रॉकेट का जो मास है वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाता है तो कम होते जाता है ना, वो फिक्स नहीं रहता। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग मास को बाहर नहीं ले सकते। तो नॉन रिलेटिविटी में हम लोग मास बाहर ले सकते हैं और रिलेटिविटी जब पढ़ेंगे तो उसमें मास को बाहर नहीं ले सकते। शायद आपको पता ही होगा रिलेटिविटी में क्या होता है, जो वेग का जो मान होता है वो ये नॉन रिलेटिविटी में होता है, ठीक है। और रिलेटिविटी में क्या होता है, वेग को हम लोग क्या मानते हैं, जो प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसके बराबर मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग m को कांस्टेंट नहीं ले सकते, ये वाले कंडीशन में। इस कंडीशन में अभी हम लोग नॉन रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आगे देखो ये k, ठीक है, m, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dv/dt क्या है, मेनली dv/dt जो है वेग में परिवर्तन की दर है, ठीक है। इसको हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, a, एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम था F=kma, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये तो कांस्टेंट चिन्ह है, ठीक है। इसको एक मिनट में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, k जो है इसको हम लोग विभिन्न मतलब अलग अलग पद्धति के जो मात्रक है उसमें हम लोग इसको मार रख के गायब कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे एस आई में मैं मान रखता हूँ, तो मान लो मैं m को क्या, मास है वस्तु का, ठीक है, उसको मान लो मैं 1 kg ले लेता हूँ, ठीक है। और एक्सीलरेशन को मैं क्या ले लेता हूँ, 1 मीटर/सेकंड², ठीक है। f को मैं क्या ले लेता हूँ, वो फोर्स है तो उसको मैं 1 न्यूटन ले लेता हूँ, ठीक है। फोर्स का SI मात्रक न्यूटन, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन F=ma। तो ये हमारा जो है न्यूटन गति का द्वितीय नियम था उसका मेन जो इक्वेशन है ये वाला आ गया। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स, चूँकि F क्या फोर्स है, तो हम लोग फोर्स को नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बल किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हमें क्या बोला जाता है, बल बोला जाता है। तो गति के जो द्वितीय नियम है इसको बल का नियम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग बल का नया डेफिनेशन निकाले हैं, ठीक है। और मेनली इसी डेफिनेशन को हम लोग जो आगे जो फिजिक्स बहुत सारी जगह में यूज़ करते हैं, ठीक है। और गति के द्वितीय नियम का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसको मूलभूत नियम या फंडामेंटल लॉ भी बोला जाता है फिजिक्स का, ठीक है। और ये वाला बात मैं पहले से बता दिया कि नॉन रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तभी हम लोग m को बाहर ले सकते हैं। और यदि जब इसका बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम m जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, उस टाइम मेन क्या हो जाएगा, F=k d/dt mv ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये था गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम से एक बात और जैसे है कि अपना गति का द्वितीय नियम से प्रथम नियम और तृतीय नियम का भी हम लोग उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता ही होगा, ठीक। तो ये जो गति का द्वितीय नियम था, ठीक है। इसके बाद है गति का तृतीय नियम, ठीक है। मैं कुछ और छूटा होगा तो देख लेता हूँ एक बार, छूटा है कि नहीं। ठीक है, इसमें गति के द्वितीय नियम में इतना ही था। यहाँ पर जैसे अभी बोला कि गति के द्वितीय नियम से हम लोग गति के प्रथम नियम का भी उत्पत्ति कर सकते हैं, तो कैसे उत्पत्ति करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रथम नियम की उत्पत्ति। मैं हर चीज़ को इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, इतना तो समझ मतलब आपको समझ में आ ही जा रहा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लॉ, रेफरेंस ऑफ सेकंड लॉ, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा गति, देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आया था F=ma, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे
F का मान 0 कर दे, बाह्य बल जो लगा रहे हैं उसका मान हम लोग 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई ma, इसका मतलब a इक्वल टू 0। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम भी यही बोल रहा था कि यदि किसी वस्तु पर हम लोग बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तब वस्तु की स्थिति में चेंजमेंट नहीं होती है ना। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहेगी। तो इस गति के द्वितीय नियम से हम लोग प्रथम नियम की भी उत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये हो गया द्वितीय नियम। इसके बाद एक और है तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, तो उसको देखते हैं। तो देखो इसके बाद है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या था, हेडिंग लिख देता हूँ पहले, गति का तृतीय नियम, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, या क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, प्रत्येक, इसका कथन ये था कि प्रत्येक क्रिया का अपोजिट एंड इक्वल प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, मान लो कोई वस्तु, किसी वस्तु पर हम लोग कोई बल लगा रहे हैं तो सामने वाला वस्तु भी उतना ही बल लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो ये मेनली इसका कथन था, शायद आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से बताऊँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे अपना मुक्का इस बोर्ड में लगाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इधर से लगा रहा हूँ, वो क्या है, क्रिया बल है। सामने से बोर्ड मेरे पर भी बल लगा रहा है, इसलिए मैं उसको फोड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो उधर से जो बल लगा रहा है मेरे मुक्का पे, हाथ पे, वो क्या था, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, मान लो हम लोग कीचड़ पे ऐसे हाथ लगाते हैं, ठीक है, जोर से मारते हैं, तो क्या हो जाएगा, कीचड़ धंस जाएगा हाथ हमारा, कीचड़ बाहर निकल जाएगा, है ना। तो उस टाइम क्या होता है, क्रिया बल तो हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन जो सामने से प्रतिक्रिया बल है वो बराबर नहीं होती। तो बराबर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, हम लोग का अंदर धंस जाएगा। ठीक है, तो तृतीय नियम वही बोलता है कि प्रत्येक क्रिया का अपोजिट एंड इक्वल प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, मान लो हम लोग इस वस्तु पर, कोई एक वस्तु है, मान लो ऐसे समझ लो, कोई वन वस्तु, पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वन पर दूसरा जब फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, F12। ठीक है, और 1 पर जो लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लोग लिखना चाहें तो थर्ड लॉ को क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो न्यूटन का जो तृतीय नियम है, जो क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है, ये हमेशा दो वस्तुओं पर ही लागू होता है। ठीक है, मान लो एक ही वस्तु है तो उसमें कभी क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं लागू होगा। और मान लो मैं अपने हाथ का से हवा में ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक ही वस्तु हो गया है, मेरा हाथ ऊपर गया तो सामने से कुछ बल लग ही नहीं रहे, तो एक वस्तु में हमेशा तृतीय नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमको दो वस्तु प्रॉपर चाहिए, सामने वाला भी उतने बल लगाएगा तभी ये नियम फॉलो होता है। ये हो गया गति का तृतीय नियम। ठीक है, गति के तृतीय नियम से हम लोग गति के द्वितीय नियम से तृतीय नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, बताया था जो सेकेंड लॉ है वो यूनिवर्सल है, उससे हम लोग थर्ड लॉ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, देख सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मान लो कोई वस्तु है जिसका मास क्या है, m1 है, और एक दूसरा वस्तु है जिसका मास क्या है, m2 है, और दोनों का मोमेंटम क्या है, p1 और p2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, मैं जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको मैं वर्बली बोल देता हूँ, शायद लिखता नहीं हूँ मैं, तो आप लोग समझ जाते होंगे। ठीक है, तो जैसे कि कोई वस्तु m1, ठीक है, सेकंड वस्तु क्या है, m2 है, इसका मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम p2 है। तो अभी गति के द्वितीय नियम से मैं इसे क्या बताया, जैसे मान लो किसी वस्तु पर हम लोग कोई बल नहीं लगा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो इसको P लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चूँकि यहाँ पे दो वस्तु है। ठीक है, तो इसको मैं P1 प्लस P2 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है,
इसको सामने में के भी लिख सकते हो, के उस हट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं यदि अलग अलग लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, dp1/dt प्लस dp2/dt इक्वल टू 0। इसको मैं अगर उस साइड ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, dp1/dt इक्वल टू माइनस dp2/dt, ठीक है। अब dp1/dt ये क्या चीज़ है और dp2/dt ये क्या चीज़ है। तो dp1/dt जो है m1 वस्तु m2 पर जितना बल लगा रही है उसका मान है, ठीक है। और जो dp/d2 है, dp2/dt है वो m2 वस्तु जो है m1 पर जो बल लगा रही है अर्थात जो प्रतिक्रिया बल है उसका मान है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन की जो सेकंड लॉ था क्या था भाई, F इक्वल टू m है, ठीक है। या फिर जो मोमेंटम में जो चेंजमेंट था वो, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसी फार्मूला को यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 1 और 2 के रूप में। तो क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू, इसको जस्ट लिखा हूँ मैं इधर, ठीक है, ये अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, F21 और सामने में माइनस, ठीक है। जो सेकेंड जो वस्तु है वो 1 पर लगा रही है वो वाला फोर्स हो गया, और ये फर्स्ट जो वस्तु है सेकेंड पर जो लगा रही है बल वो वाला हो गया, ठीक है। तो यही जो हमारा जो क्या है क्रिया प्रतिक्रिया नाम का जो हम लोग निकाले थे, जो स्टेटमेंट था वही था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तृतीय नियम की भी उत्पत्ति हम लोग द्वितीय नियम से कर सकते हैं। तो ये गति का तीनों नियम था, मेरे ख्याल से सब आप लोग पहले से जानते ही होंगे, 12वीं में तो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं हम लोग सब, ठीक है। तो इसमें बीएससी में था स्टार्टिंग में, तो मैं इसको बता दिया। और इसके बाद इसका छोटा सा मतलब एक है कि इसमें गति का जो नियम था उसकी कुछ कमी थी, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गति का जो नियम था उसका क्या कमी था, पहला कमी तो इसे थोड़ा देर पहले ही बताया था यहाँ पर, जैसे कि कोई रिलेटिविटी जो जब लागू होगा तब उसमें गति का नियम फेल हो जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग मास को बाहर नहीं ले सकते, उसमें मास को अंदर ही लेना पड़ता है, इसको कांस्टेंट नहीं माना जा सकता। तो उस टाइम गति का जो नियम है वो फेल हो जाता है, ठीक है। दूसरा था कि गति का नियम जो है सिर्फ जड़त्वीय फ्रेम के लिए हम लोग लागू कर सकते हैं, ठीक है, अजड़त्वीय फ्रेम के लिए लागू नहीं किया जा सकता। तो ये जो था गति का जो नियम है उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है। तो होप आप सबको पसंद आया होगा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा, ठीक है, एक समान क्षेत्र में गति। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जैसे आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये जैसे कल अपलोड होगा, उसके अगले दिन फिर मैं बीएससी फाइनल ईयर का डाल दूंगा लेक्चर, उसके फिर अगले दिन फिर से इस टॉपिक मतलब इसकी जो बाद जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कराएंगे। मतलब अल्टरनेट डेट में लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड कुछ भी अगर लगता होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।